जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज यह प्रैक्टिस सेट 7 है ईवीएस का। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं ये सारे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण यहां पर नहीं करता है। आपको यह बताना है कि ऊर्जा का इन ऑप्शंस में कौन सा स्रोत है जो कि कभी भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला है या फिर पेट्रोलियम है। यहां पर तो जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है ये ऊर्जा पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन यहां पर कौन सा क्रम होता है। विद्युत से यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, या फिर प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में यहाँ पर परिवर्तन होता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश से यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है, या फिर डी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की ये पूरी प्रोसेस है यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सनलाइट क्या हो रही है, रासायनिक मतलब कि प्रकाश ऊर्जा किस में चेंज हो रही है, रासायनिक मतलब कि केमिकल एनर्जी में यहाँ पर चेंज हो रही है। इसलिए प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में, तो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं को कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से यहाँ पर मिलता है। आपको ये बताना है कि इन सभी में कौन सा युग्म है जो कि जीवन प्रक्रियाओं को यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से मिलता है। वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, या फिर वृद्धि और प्रजनन यहाँ पर हो जाएगा। तो वृद्धि और प्रजनन मतलब वृद्धि भी करते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों या पेड़ पौधे हों, सभी वृद्धि करते हैं, यहाँ पर ग्रोथ करते हैं। और जो प्रजनन होता है तो ये क्या करते हैं, पौधे भी प्रजनन करते हैं और यहाँ पर आपके जीव जंतु भी प्रजनन करते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही दोनों समानताएं मिलती हैं, तो डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका यहाँ पर उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर रेत और नमक का मिश्रण है तो उसको अलग अलग करने के लिए कौन सी यहाँ पर विधि का उपयोग होगा, निस्यंदन होगा, फिर निस्तारण होगा, वाष्पन होगा, फिर अवसादन हो जाएगा, या फिर वाष्पन अवसादन निस्तारण, या फिर निस्यंदन, या फिर निस्तारण अवसादन वाष्पन और निस्यंदन हो जाएगा, या फिर अवसादन निस्तारण निस्यंदन और वाष्पन यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अवसादन करना है, फिर निस्तारण करना है यहाँ पर, उसके बाद में निस्यंदन करना है और बाद में यहाँ पर क्या कर देना है, वाष्पन कर देना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब आ जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, नेपेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खाता है। यहाँ पर वो खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर मेघालय में पाया जाता है। तो यहाँ आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, इस तरीके का ये नेपेंथिस पौधा होता है। और यहाँ से ये क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इस ये जो होल है यहाँ पर ये चले जाते हैं और इसमें एक लिक्विड होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। उसमें वो सारे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हैं, वो फंस जाते हैं और ये इसमें गला देता है। और ये इसलिए ये करता है क्योंकि ये पौधा ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधा ये जीवों को खाता है। तो ये पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में यहाँ पर प्रयोग में आता है। तो जो आम होता है यहाँ पर, मैंगो जो होता है, वो जो यहाँ पर पकाने में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का किया जाता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पर किया जाता है। तो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसका उपयोग आम को पकाने में किया जाता है। आपने देखा होगा जब शुरुआत में आम आते हैं, जैसे कि सीजन जब स्टार्ट होता है, आम पकते नहीं, उससे पहले ही मार्केट में आने लगते हैं। तो जो ये आम पक करके आते हैं तो ये कैसे होते हैं आम, ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड से यहाँ पर पकाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं सीटेट के प्रैक्टिस सेट आपको लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकान की विशेषता यहाँ पर चुनना है आपको। तो जो लेह लद्दाख के मकान होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें यहाँ पर होती हैं। सेकंड है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। थर्ड है पत्थर, मिट्टी और चूने की यहाँ पर दीवारें बनी होती हैं, और जो लकड़ी के फर्श जो होते हैं वहाँ पर वो लकड़ी के यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेड़ के तनों की जो लकड़ी की बनी छतें होती हैं वो ढालू होती हैं यहाँ पर। तो ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर दूसरा क्या है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो थर्ड वाला है पत्थर, मिट्टी और चूने से दीवारें बनी होती, तो ऐसा नहीं है केवल पत्थर से बनी होती, मिट्टी से वहाँ पर नहीं बनी होती, तो ये गलत हो जाएगा। और जो फर्श होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सभी स्टेट के आपको मकान डिटेल में पढ़ना है तो वो मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से क्लिक करके सारे जितने भी मकान, जैसे लेह लद्दाख के हो जाएंगे, आपके जम्मू कश्मीर के हैं, राजस्थान के कैसे मकान बनते हैं, तो उनको मैंने डिटेल में कवर किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर वीडियो है वो। तो चलिए देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। साल, सागौन, बांस और शीशम किस बायोम के यहाँ पर वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम है, यहाँ पर रूम सागरी बायोम है, विषुवत रेखा वन बायोम है, या फिर मानसूनी सदाबहारी बायोम है। तो ये मानसूनी बायोम में पाए जाते हैं, चाहे आपका साल हो, सागौन हो, बांस हो। आपने देखा होगा जो मानसूनी मतलब कि इंडिया की जितनी भी जलवायु हो वो मानसूनी है। तो भारत में ये क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर साल, सागौन, बांस भी आपको देखने को मिल जाएगा, शीशम का पेड़ भी मिल जाएगा। आपके घरों में शीशम के दरवाजे भी लगाए जाते हैं लकड़ी के बने हुए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मानसूनी बायोम हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि कांसा जो होता है जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, इसके बारे में कौन कौन से यहाँ पर कथन आपके करेक्ट हैं। तो देख लेते हैं। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व होता है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। जो कांसा होता है या फिर ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, यहाँ पर पिघला करके बनाया जाता है। थर्ड है यहाँ पर कि आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से यहाँ पर करते हुए आ रहे हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि वो लोग ब्रॉन्ज का उपयोग यहाँ पर करते हुए हजारों सालों से आ रहे हैं, तो थर्ड वाला भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं कि ब्रॉन्ज जो होता है कि बनी वस्तुएं, यहाँ पर ब्रॉन्ज आपको कर लेना, ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत होती, तो ये एल्युमिनियम से मजबूत नहीं होती, इसलिए ये गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उसके क्षेत्र बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण यहाँ पर मिलान करना। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में स्थान दिया गया है, फिर यहाँ पर घर है, तो कैसे यहाँ पर मनाली के कैसे मकान है, राजस्थान के, असम के और लद्दाख के कैसे मकान होते हैं, इनको आपको सही मिलान यहाँ पर करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला वाला जो है मनाली के मकान यहाँ पर कैसे होते हैं। तो जो मनाली के मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतें होती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड वाला ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है राजस्थान, तो राजस्थान जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, मिट्टी के घर होते हैं और उनकी छतें जो होती कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं, तो यहाँ पर ये फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर असम के जो मकान हैं, असम के मकान जो है वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। और ऊंचे उठे हुए होते हैं, क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है, इसलिए वो बांस के खंभों पर ज़मीन से 10 से 11 फीट ऊंचाई पे ये बनाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो लद्दाख के यहाँ पर मकान है वो पत्थर के बने होते हैं, जिनकी छतें जो होती लकड़ी से बनी होती हैं, तो ये फिफ्थ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि मनाली के कैसे मकान होते हैं, राजस्थान के मकान कैसे होते हैं, असम के और लद्दाख के यहाँ पर कैसे मकान होते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उगाता है यहाँ पर उसे उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि में उर्वरक यहाँ पर बना देती है, उसको उपजाऊ बना देती है भूमि को। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोद दिया जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, यहाँ पर उसे
थोड़ा बहुत खोद करके बीज छिड़क दिए जाते हैं। ये कैसी यहाँ पर कौन सी खेती है, तो सहकारी खेती है, झूम खेती है, सीढ़ी नुमा खेती है, या फिर सिंचाई यहाँ पर खेती हो जाएगी। तो इसको हम झूम खेती कहते हैं यहाँ पर। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में यहाँ पर किया जाता है। तो अजमेर में ये पुष्कर मेला लगाया जाता है, ये आयोजित होता है और विश्व का सबसे बड़ा ये मेला है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है जो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर स्थित है। सिसिली में है, हवाई में है, एंडीज में है या फिर ये रॉकीज में यहाँ पर स्थित है। तो ये एंडीज जो है वहाँ पर स्थित है कोटोपैक्सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ज्वालामुखी और जागृत ज्वालामुखी है। इसमें से अभी भी लावा और धुआं उठता रहता है, निकलता रहता है, इसलिए क्या है ये जागृत ज्वालामुखी, आपको ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक दिए गए हैं और जो क्रियाकलाप यहाँ पर जंगलों को गायब करने के लिए जिम्मेदार हैं उनको आपको करेक्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि खानों का उत्खनन बिल्कुल सही है, जंगलों को गायब होने में ये भी सही है, क्योंकि खानों का उत्खनन जो है मतलब अगर खान आप खोदेंगे वहाँ पर अगर पेड़ पौधे हैं तो वो क्या है कि उनको आप काटेंगे, वहाँ पर हटा देंगे पेड़ पौधों को। तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर बांधों का निर्माण जो है बिल्कुल सही है, बांधों का निर्माण भी जो होता है उससे भी पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तो सेकेंड वाला भी करेक्ट है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, तो ऐसा नहीं होगा, तो थर्ड गलत हो जाएगा। बांस से कटोरी बुनना, तो बांस से कटोरी बुनना यहाँ पर पेड़ पौधे जंगलों को गायब नहीं किया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड केवल करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाथियों के झुंड के बारे में यहाँ पर सही कथन आपको चुनना है कि हाथियों के झुंड के बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही होती हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ जो होती हैं और उनके 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, तो ये सही है यहाँ पर, क्योंकि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनियाँ ही सरदार होती हैं और वहाँ पर जो लीडर जो होती हैं हथनियाँ होती हैं और उनके 14 से 15 वर्ष के बच्चे यहाँ पर होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सेकंड की हाथियों के झुंड, एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत परिवार के सदस्य होते हैं। थर्ड है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती, तो बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको समझाया है यहाँ पर। अब है फोर्थ वाला कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, ये केवल 10 से 12 यहाँ पर होते हैं, तो इसलिए ये लिमिटेड होते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको जानवरों के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि यहाँ पर बाघ किस तरीके से वो शिकार करता है अपना, हाथी जो होते हैं कितना यहाँ पर भोजन खाते हैं एक दिन में, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है, ये थ्योरी पोर्शन पूरा है, तो उसका भी लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इस वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। पहले आप ये वाले सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसके बाद वो वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कि आपका वहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, या फिर क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं यहाँ पर, या फिर जल चक्र के क्रम को सोपानों को सूची बनाना है, या फिर जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे यहाँ पर नामित कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों को आपको ऐसे क्वेश्चन देने हैं जिससे कि वो सोचने पे मजबूर हों, वहाँ पर वो सृजनात्मकता का विकास कर पाएँ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, तो बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि अगर जल चक्र नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसी होती, हम कैसे पानी यहाँ पर आता हमारे पास, फिर से बारिश का पानी कैसे आता, तो वो सारी चीज़ें बच्चे सोचेंगे, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल करने का यहाँ पर शामिल कौन नहीं करता है। विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग यहाँ पर, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, या फिर शिक्षण की में कमियों की पहचान, विद्यार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना, या फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग हो जाएगी, क्योंकि यही जो होता है ग्रेडिंग और रैंकिंग आपको बच्चों को नहीं करानी है, यहाँ पर उनमें यहाँ पर फूट नहीं डालना है, उनको कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप एक ईवीएस के टीचर हैं
और आप चिड़ियाघर बच्चों को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, तो आपका वहाँ पर उद्देश्य क्या होगा कि ए ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, या फिर विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, या फिर नित्य यहाँ पर शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, या फिर हो जाएगा विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव यहाँ पर उपलब्ध कराना। तो क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सक्रिय यहाँ पर अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आपका ये उद्देश्य होगा कि बच्चे सक्रिय होकर के वहाँ पर अधिगम मतलब सीखें और अनुभवों द्वारा वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सीखें, इसलिए यही उद्देश्य आपका होगा। तो डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। आपको ये बताना कौन सा उद्देश्य नहीं है यहाँ पर कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। बी ऑप्शन है कि इसे विद्यार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों का प्रश्न करने योग्य यहाँ पर बनाना चाहिए, या फिर सी ऑप्शन है कि इसे बच्चों को समाज के लिए एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, या फिर इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने के लिए योग्य यहाँ पर बनाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा था तो निगेटिव ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि बच्चों को मुख्य शब्दावली यहाँ पर परिभाषा याद करना, जो भी आपको सीटेड में कोई भी ऑप्शन आपको याद करने से रिलेटेड मिल जाए वहाँ पर, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये निगेटिव ऑप्शन होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर यही निगेटिव ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटी एवं कम कुशल विद्यार्थियों को यहाँ पर कैसा आकलन यहाँ पर करते हैं। समूह में द्वंद्व हो जाएगा, गहन प्रतियोगिता करेंगे, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा रखेंगे, या फिर उच्च नैतिक विकास यहाँ पर करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम यही होता है कि सभी बच्चों को यहाँ पर एक साथ लेकर के चलना, आपको उनको उच्च उपलब्धि के तक ले जाना है और स्वगरिमा यहाँ पर बनाए रखना है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी को मरुस्थलीय पौधों की 3 विशेषताएं लिखने को कहता है, तो वो बच्चा क्या करता है, देखिए इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं, इनका तना कठोर होता है, इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। तो वहाँ पर मरुस्थलीय पौधों के बारे में कहा है, तो यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट हैं, क्योंकि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहाँ पर पत्तियाँ उनकी छोटी होती हैं और या फिर अनुपस्थित होती, मतलब पत्तियाँ होती ही नहीं हैं, और उनका जो तना होता है वो कठोर होता है, और इनके तनों पर या पौधों में कांटे भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना, किसको बढ़ावा देना, विद्यार्थी स्वायत्तता को, पुनर्बलन को, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण हो जाएगा, या फिर वैयक्तिक विभिन्नताओं को यहाँ पर बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि कार्यकिक रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती, कैसे आप पहचानेंगे। तो जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी क्या विशेषता होती है, आप कैसे पहचानेंगे यहाँ पर कि इसमें अधिक जल होना चाहिए, या फिर पौधों को प्रकाश यहाँ पर पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या यहाँ पर मिट्टी कठोर होती है। यहाँ पर तो आपको शुष्क मिट्टी की विशेषता यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, क्योंकि जो शुष्क मिट्टी होती है वहाँ पर लवण और उनकी सांद्रता जो होती है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक ईवीएस के टीचर हैं तो आपको कौन सी बात सबसे अधिक ध्यान रखनी चाहिए। ए ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये आपको मतलब जो टीचर है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि विद्यार्थी जो है अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान ना दे करके आप उसका जो है पूरा व्यक्तित्व का पूरा विकास कीजिए, यही उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ते समय एक शिक्षक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रश्न पूछना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछता है? क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, या फिर क्या हमारी हड्डियों में यहाँ पर वायु है। शिक्षक विद्यार्थी में कौन सा कौशल यहाँ पर विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या फिर अवलोकनात्मक यहाँ पर कौशल हो जाएगा। तो जो टीचर है वो यहाँ पर विद्यार्थी में चिंतन कौशल यहाँ पर विकसित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या मृदा में वायु है तो बच्चा यहाँ पर सोचेगा, चिंतन करेगा। क्या पानी के अंदर वायु है तो वो यहाँ पर भी सोचेगा। क्या हमारे शरीर में वायु है, यहाँ पर भी सोचेगा। और क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो बच्चों के सोचने मतलब चिंतन कौशल यहाँ पर विकसित करना चाह रहा है टीचर, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब है 26 नंबर क्वेश्चन की एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को यहाँ पर नहीं समझते हैं। यह किसके कारण यहाँ पर हो सकता है? तो ए ऑप्शन है, वह कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, या फिर वह उनकी कक्षाध्यापिका नहीं है, या फिर विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, या फिर शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे वहाँ पर सांस लेने में और श्वसन में वहाँ पर अंतर नहीं वो समझ पाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को यहाँ पर वो जो शिक्षिका है वो व्याख्यायित नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेंट्रल्ड जो है मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो बच्चे को आपको कोई भी गलती नहीं माननी है। सभी जो भी चीज़ें हैं मतलब व्यवस्था की गलती हो सकती है, टीचर की गलती हो सकती है। बच्चा जो होता है वो कोरी कागज़ होता है, कोरी स्लेट होता है यहाँ पर। तो इसलिए जो भी आप बच्चे को सिखाएंगे वही वो सीखेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। अगर इस तरीके के आपके सीटेट में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके के ऑप्शन को टिक करना होगा वहाँ पर। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकड़ों के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य यहाँ पर हो जाएगा, या फिर शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, या फिर प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति के पत्र दर्ज करना, या फिर अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं यहाँ पर कराना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सतत और असंरचनात्मक तरीके से किया गया जो अवलोकन होता है बच्चों और अभिभावकों के साथ भी बांटना कि टीचर तो वहाँ पर जानता ही अवलोकन के बारे में, और उसको क्या है गार्जियन के बारे में भी शेयर करे, उनसे भी शेयर करे कि आपका बच्चा किस एरिया में अच्छा है और कौन सी एरिया उसकी यहाँ पर अभी वीक रह रही हैं, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, कहाँ पर हमें ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। वह डैश में यहाँ पर विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो यहाँ पर किस में सहायता करेगा, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास करने में, या फिर बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ यहाँ पर मजा लेने में हो जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा का जो अधिगम होगा पहले उसको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उसके बाद रणथंभौर ले जाया जाता है। तो वास्तविक जीवन के साथ यहाँ पर परिस्थितियों के साथ उसके ज्ञान को जोड़ना, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण में के लिए महत्व यहाँ पर इसको स्पष्ट करता है? तो ये ऑप्शन है, विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक तथा भावात्मक योग्यताओं का विकास होता है। बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना तथा समूह में कार्य करने में सामाजिक गुणों का विकास होता है। या फिर विद्यार्थी वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध करते हैं। या फिर उपर्युक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं सीटेट के आपके प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ और सभी सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। सिर्फ संस्कृत और इंग्लिश को छोड़ करके जितने भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हैं उन सबके मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में
पहेलियां शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। बी ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या फिर बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, या फिर बच्चों में तर्क शक्ति का यहाँ पर विकास करना। तो यहाँ पर बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यही ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भ्रमित करना निगेटिव ऑप्शन आ जा रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है यहाँ पर तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं यहाँ पर आपको 100% यहाँ पर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।